बीएससी पार्ट थर्ड, जैसा कि सभी स्टूडेंटों के कहने पर जो है वापस से जो है बीएससी पार्ट थर्ड में सॉलिड के फोर्थ पेपर को ही चलाया जाएगा। इसको ख़त्म होने के बाद जो है हम न्यूक्लियर का पेपर शुरू करेंगे। तो सॉलिड के फोर्थ यूनिट में हमने जो है धातुओं की विद्युत चालकता में निम्नांकित जो गुणधर्म थे, गुणधर्मों को डिस्कस कर लिया था। गुणधर्म डिस्कस करने के बाद आज हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ड्रूड लॉरेंज का विद्युत चालकता सिद्धांत या अनपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस की विद्युत चालकता, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो ड्रूड जो साइंटिस्ट हुआ, ड्रूड ने धात्विक चालकता की व्याख्या करने के लिए धातुओं के इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का उपयोग किया तथा लॉरेंज ने इस सिद्धांत का विकास किया। यानी कि लॉरेंज ने तो इस जो सिद्धांत दिया इसको डेवलप किया और इसकी मूल रूप से जो व्याख्या है वो ड्रूड के द्वारा की गई। इसके अनुसार बिना विद्युत क्षेत्र के किसी धातु के तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का माध्य वेग शून्य होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाए तो ये हम भी जानते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो किसी धातु के तार में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर अवस्था में रहेंगे। यानी कि वो उनको जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में यानी कि स्थानांतरण नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का माध्य वेग 0 रहेगा। यानी कि समेशन ऑफ Vn, ये माध्य वेग है, ये किसके बराबर रहेगा? 0 के बराबर रहेगा। ये एक जनरल बात है कि जब तक विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करेंगे, जो तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनका माध्य वेग कितना होगा? 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो माध्य वेग 0 होता है, लेकिन जब इसके सिरों पर विभवांतर यानी कि कोई हम यहाँ कोई सोर्स जो विभव उत्पन्न करता हो ऐसा कोई सोर्स यहाँ लगा दें इसके सिरों पर, तार के सिरों पर, तो विभवांतर लगाते हैं तो तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण की प्राप्ति होती है। जब हम विद्युत यानी कि जब हम कोई वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं, तो वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं तो वोल्टेज सोर्स लगाने पर हम जानते हैं कि उसमें उसके सिरों पर जब वोल्टेज सोर्स लगेगा तो कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र उसमें उत्पन्न होता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनों में क्या प्राप्त होगा? आपको त्वरण प्राप्त होगा। माना कि हम मान करके चलते हैं कि धातु के तार में n मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर में उपस्थित है। यानी कि n मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब, यानी कि यहाँ ये एक एकांक आयतन की भी हम बात कर सकते हैं कि प्रति घन मीटर, यानी कि प्रति घन मीटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। जब x दिशा में विद्युत क्षेत्र Ex लगाया जाता है, हम कोई डायरेक्शन ले रहे हैं x डायरेक्शन, उसमें विद्युत क्षेत्र Ex लगाया जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉन x दिशा में क्या होते हैं? त्वरित होते हैं। यानी कि उस x डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे? त्वरित रूप से गति करने लगेंगे। तब इनका त्वरण, हम त्वरण लेकर के चल रहे हैं, त्वरण A = -QEx/m। देखिए यहाँ इस रिलेशन को मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि F = क्या होता है? ma। F = क्या होता है? ma।
और यदि हम F की बात करें, यदि किसी तार में कोई विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल है F = Q × E होता है। अब चूंकि समझो कि ये इस तरह से यदि विद्युत क्षेत्र लगाया गया है इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों की गति विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं। इसलिए जो लगने वाला बल है F = क्या होगा, माइनस का Q × E वेक्टर के रूप में। तो यहाँ हम माइनस का, अब चूंकि x डायरेक्शन ले रहे हैं तो माइनस का QEx = ma, तो A = माइनस का QEx/m, ये पद इस तरह से हमें यहाँ फाइंड आउट होता है। और यहाँ जो माइनस का कारण है वो यही है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। तो यहाँ इसीलिए Ax = माइनस का QEx/m यहाँ लिया गया है। अब जो एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन में त्वरण ax, उसको हम dvx/dt के रूप में लिख सकते हैं = माइनस का QEx/m। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि इस स्थिति में वेग vx औसत वेग के समान हो, तो यहाँ औसत वेग किसके रूप में लेकर के चल रहे हैं हम, vx के रूप में। तो ये एवरेज वेलोसिटी लेकर के चल रहे हैं vx, तो dvx/dt, vx पर बार, क्योंकि इसको हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं इसलिए vx का बार लगाएंगे = माइनस का QEx/m। ये हमें यहाँ पद फाइंड आउट होता है, इसे देते हैं हम इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में माध्य वेग, विद्युत क्षेत्र जब हमने लगा रखा है उसकी उपस्थिति में जो माध्य वेग है अपवाह वेग vd के तुल्य होता है। हमने ये पढ़ा है कि जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में माध्य वेग होता है वो अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, vd का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तुल्य होता है। तो हम इस समीकरण 1 में vx बार के स्थान पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का उपयोग कर सकते हैं, अपवाह वेग का उपयोग कर सकते हैं। तो d/dt vd = माइनस का QEx/m, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास हो जाती है। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई। यदि धारा घनत्व, बात करते हैं यहाँ धारा घनत्व की, धारा घनत्व Jx = माइनस का Qn × Vd के रूप में। यहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Vd उसका जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग, और Q उन n इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। तो धारा घनत्व J = माइनस का Qn Vd के रूप में होगा। अब इसका जो है हम विद रेस्पेक्ट टू t अवकलन लेते हैं, तो अवकलन लेने पर dJx/dt = माइनस का Qn d/dt Vd, इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास आती है। सो ये dJx/dt की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई। तो यहाँ हम dV/dt की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ रख सकते हैं। तो धारा घनत्व में परिवर्तन की दर dJx/dt = यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और Q² n/m Ex के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 4 यहाँ मिलती है। यानी कि जो धारा घनत्व में परिवर्तन की दर है वो Q² n Ex/m के बराबर होगी। समीकरण 4 के अनुसार नियत विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र नियत है, तो नियत विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धारा घनत्व लगातार बढ़ता जाता है। धारा घनत्व क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, नियत विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धारा घनत्व का मान लगातार बढ़ता जाता है। जबकि प्रयोगों से प्रेक्षित होता है कि नियत विद्युत क्षेत्र में
धारा घनत्व नियत रहता है। जबकि जो प्रायोगिक निष्कर्ष है, जो प्रायोगिक निष्कर्ष होता है, उस प्रायोगिक निष्कर्ष के अनुसार जो धारा घनत्व का मान है वो प्रायोगिक निष्कर्षों में देखा गया कि प्रयोगों में देखा गया कि नियत विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो धारा घनत्व है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस अंतर विरोध को दूर करने के लिए ड्रूड, जो ड्रूड साइंटिस्ट हुआ, ड्रूड ने बताया कि विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि तब तक होती है जब तक कि वह आपस में टक्कर नहीं करे। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों के विद्युत क्षेत्र से संचित ऊर्जा को पूर्ण रूप से खो देता है और फिर इसकी गति फिर से यादृच्छिक हो जाती है। यानी कि जब तक उसका जो हम विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो उसके वेग में तब तक वृद्धि होती है जब तक कि वहाँ जो आरोपित विद्युत क्षेत्र है कांस्टेंट है, तो उसके वेग में वृद्धि तब तक होती है जब तक वो एक निश्चित डायरेक्शन में गतिशील हो। लेकिन जब ऊर्जा इतनी हो जाए कि इलेक्ट्रॉन उस में वृद्धि नहीं करे, तो उस स्थिति में जो है उसकी जो गति है वो यादृच्छिक हो जाती है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या करने लगते हैं, टक्करें करने लगते हैं। तो टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, जब इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इतनी हो गई कि अब वो एक सीधी डायरेक्शन में एक निश्चित दिशा में गति नहीं करे, तो उस स्थिति में फिर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उनकी एनर्जी में ज़्यादा ही वृद्धि हो जाती थी तो वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तो टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग एकदम समाप्त नहीं होता है, बल्कि साम्यावस्था प्राप्त करने में कुछ समय लेता है, जिस समय को विश्रांति काल कहते हैं। यानी कि टक्कर करता है और टक्कर की स्थिति में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग एकदम समाप्त नहीं होता, यानी कि उनके अपवाह वेग को समाप्त होने में जो साम्यावस्था में आने में जो समय लगता है, उनका जो अपवाह वेग है वो समाप्त होने में जितना समय लगता है, यानी कि साम्यावस्था प्राप्त करने में जो समय लेता है, उस समय को ही हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था में आने में जो समय लगता है उस समय को हम विश्रांति काल कहते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं विश्रांति प्रक्रियाएं कहलाती है। अपवाह वेग के ह्रास की दर उसके अपवाह वेग के समानुपाती होती है। अपवाह वेग के ह्रास की दर, ध्यान दें, दर की बात कर रहे हैं तो दर अलग चीज है और अपवाह वेग अलग है। तो अपवाह वेग के ह्रास की दर उसके अपवाह वेग के समानुपाती होती है। ऐसा ड्रूड ने बताया कि d/dt vd यानी कि टक्कर की स्थिति में जो अपवाह वेग की दर है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती है। और टो यदि विश्रांति काल है तो d/dt vd इज इक्वल टू माइनस, यहाँ समानुपाती स्थिरांक घटाएंगे तो 1/-1/टो लेते हैं तो vd अपॉन टो, ये इक्वेशन नंबर 5 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। तो dvd अपॉन vd इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन टो, यहाँ इसका देखिए इस तरह से। तो यहाँ अब हम इसका समाकलन करते हैं, इस पद का जो हमें दिखाई दे रहा है, इस पद का हम पूरे का क्या करते हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पद हो गया, टाइम का पद हो गया। तो अब इनके समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने पर, जब हम इनके समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर vd जीरो की स्थिति से vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जीरो टाइम से, और जब टाइम शुरुआत की इनिशियल कंडीशन और ये शुरुआत में इनिशियल कंडीशन टाइम 0 तो t टाइम तक इसका समाकलन करते हैं। तो log ऑफ vd माइनस log ऑफ vd नॉट 0 इज इक्वल टू माइनस का t अपॉन टो। तो यहाँ
जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन मिलती है इस तरह से, वी डी इज इक्वल टू वी डी 0 ई की पावर माइनस का टी अपॉन टो के रूप में, ये हमें इक्वेशन नंबर 6 फाइंड आउट होती है। समीकरण 6 यह दर्शाती है, समीकरण जो 6 है ये दर्शाती है कि विद्युत क्षेत्र हटाने पर, कि हमने जैसे विद्युत क्षेत्र हटा दिया तो विद्युत क्षेत्र हटाने पर इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग चरघातांकी रूप से घटता है, एकदम से नहीं घटता है। जो अपवावेग है एकदम से नहीं घटता है, वो किस रूप से घटता है, चरघातांकी रूप से धीरे धीरे घटता जाता है। समीकरण टी में, समीकरण में जो है टी बराबर टो रख दिया जाए तो वी डी इज इक्वल टू वी डी 0 अपॉन ई, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है 0.37 वी डी के रूप में हमें फाइंड आउट होती है। अर्थात इसका मतलब है कि जितने समय में अपवावेग का मान घटकर मैक्सिमम का 0.37 या यूं कह सकते हैं कि 37% रह जाता है, वह समय ही आपका क्या कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। ये जो टी बराबर टो ले रहे हैं ना, ये विश्रांति काल, तो ये विश्रांति काल क्या होता है कि इस स्थिति में जो है जितने समय में अपवाह वेग का मान घट कर के मैक्सिमम का कितना परसेंट रह जाए, 37% रह जाता है, उस टाइम पीरियड को ही हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। अतः जितने समय में अपवाह वेग का मान घटकर मैक्सिमम मान का 0.37 भाग या 37% रह जाता है, वह समय विश्रांति काल कहलाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और हम सबसे पहले इस यूनिट 4 को ही फिनिश करेंगे, जैसा कि आप सबकी रिक्वेस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले इस यूनिट 4 को ख़त्म करेंगे और अभी इसका काफ़ी सारा पार्ट बाकी है, अभी फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है, सेकंड पार्ट और बाकी है। तो इसको ख़त्म करने के बाद ही हम न्यूक्लियर को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम टॉपिक लेंगे विद्युत चालकता और गतिशीलता, इनसे संबंधित। थैंक यू।